कल हमने ओवरव्यू, हमने साइकोलॉजी का परिचय देखा था, है ना, इंट्रो देखा था कि साइकोलॉजी क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके जनक क्या है, कब से स्टार्ट हुआ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के संप्रदाय क्या है। इस प्रकार से हम अनेक बातें देखे थे, ठीक है। ओवरव्यू हम परिचय देख लिया था। आज हम साइकोलॉजी में हम व्यवहार देखेंगे, है ना, व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी का अर्थ भी होता है व्यवहार का विज्ञान, यानी व्यवहार का अध्ययन, है ना। हमारे सिलेबस में भी वही दिया गया है। अब व्यवहार में, बच्चों के व्यवहार में अनेक साइकोलॉजिस्ट बताएंगे किस प्रकार से व्यवहार किया जाए कि अभ्यास में सफलता प्राप्त हो सकती है ना। तो हम कुछ इसमें एग्जाम्पल भी बताए गए हैं, उस हिसाब से भी हम पढ़ेंगे। डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे चीज को। तो कल हम ओवरव्यू हम एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं कि कल हमने मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, और मनोविज्ञान का विकास, और मनोविज्ञान के संप्रदाय। ये सारी बातें हमने देखी थी कल की क्लास में। अर्थ देखा था हमने साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ होता है आत्मा, होता है मन, चेतना या व्यवहार। लोगस यानी अध्ययन। जो सबसे फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाते हैं सबसे पहले तो अरस्तु को, है ना। और उसके बाद आधुनिक काल में वुंड जनक कहा जाता है साइकोलॉजी का। और व्यवहार का जो साइकोलॉजिस्ट है, जो फादर ऑफ पिता कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है, वो ये हम संप्रदाय देखे थे। इसमें संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में हमें पहले वाटसन को पढ़ना है, फिर पावलोव ने क्या बताया गया है, पावलोव को भी हमें पढ़ना है, ठीक है। व्यवहारवाद में क्या चीज बताई गई है। तो कल हमने ओवरव्यू देख लिया था हमने व्यवहारवाद में वाटसन जी का। फिर से एक बार नजर डाल देते हैं ऊपर ऊपर से। व्यवहारवाद में, अब आवाज आ रही है ना मेरी। व्यवहारवाद के जो जनक है वाटसन जी है। वाटसन जी के अनुसार परिभाषा दी गई है कि मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक शुद्ध वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक शाखा है। इसका सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार का अनुमान लगाना तथा उसका नियंत्रण करना। उसका सैद्धांतिक जो उद्देश्य है कि व्यवहार का हम अनुमान लगाते हैं और उसका नियंत्रण भी हम कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान होकर व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी है अपने ही पुत्र वर अल्बर्ट थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पत्नी के साथ ही अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। इनका बच्चे का नाम था अल्बर्ट। ये अल्बर्ट एक चूहा था और एक अल्बर्ट था, ठीक है। अल्बर्ट इनका बच्चे का नाम। ये दोनों आपस में खेलते थे, एक चूहा और बच्चा आपस में खेलते थे, घुल मिल रहते थे। बच्चों को बड़ा आनंद मिलता था, है ना, बड़ा आनंद मिलता था चूहे के साथ। अब देखिए दूसरे पिक्चर में देखिएगा कि जब जब खेलता था बच्चा तो उनको आवाज दिया जाता है, घंटे की आवाज दिया जाता है जोर से। अब उनको क्या लगा, बच्चों को, बच्चा डर गया आवाज सुनकर कि चूहे से ही तो आवाज ना आई, मतलब चूहा ही जोर से बोला, ऐसा लगा उसको, है ना। तो जैसे जैसे चूहा के पास जाता था बच्चा, तीसरे पिक्चर में देखिएगा, जैसे जैसे चूहे के पास जाता था बच्चा, डर लगता था चूहे से, क्योंकि आवाज दिया जाता था। अब देखिए चौथी पिक्चर में एक उसके सामने बावला रख दिया, चूहे जैसा ही, चूहे जैसा सेम, चूहे जैसा बावला रख दिया। तो उसको डर पैदा हो गया था कि आवाज आज जो घंटे की आवाज दी जा रही थी तो चूहे से ही आ रहे थे, है ना, ऐसा लगता था। अब चूहे जैसी वस्तु जब जब उसके सामने आती है वो डरने लगता था। कोई भी चीज उसके सामने आती थी तो डरने लगता था। अब घंटे की आवाज ना भी दो तो भी वो डर रहा है, क्योंकि वो अनुबंधन हो गया है, ठीक है, संबंधित हो गया है वो, ठीक है। क्योंकि उसको लगता था कि चूहे से आवाज आ रहे है जोर से, इस वजह से वो डरता था। और उस चूहे के जैसे वस्तु कोई भी उसके सामने आती थी वो डरने लगता था। इस प्रकार से अल्बर्ट जी ने थ्योरी दी। तो हमने कल एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, बताया था कि मुझे स्वस्थ बच्चे दे दो। वाटसन जी क्या कर रहे थे कि स्वस्थ मुझे बच्चे दे दो, मैं उसको चोर भी बना सकता हूँ या वकील भी या डॉक्टर भी बना सकता हूँ। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ में आता है
कि पहले तो अच्छा बच्चा खेल रहा था, आनंद मिल रहा था उसको, है ना, मतलब एक प्रकार से समझने के लिए। अब वो डॉक्टर या वकील बन रहा था, समझे ना, अच्छा आनंद मिल रहा था फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे घंटी दी जा रही है यानी दुख हो रहा है उसको, यानी चोर बन रहा है, डाकू बन रहा है, उसको दुख प्राप्त हो रहा है ना। इस प्रकार से मतलब अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है व्यवहार से। इसीलिए मनोविज्ञान का अर्थ बताया गया है कि व्यवहार, व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, चेतना का ना होकर व्यवहार का विज्ञान है। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? एकदम मजे मजे में पढ़ेंगे, किसी को बोर नहीं लगना चाहिए। देखिए हमने ओवरव्यू आप लोगों को स्टोरी तो बता दिया है, फिर से आप एक बार हम झलक दिखा सकते हैं। बच्चा और चूहा दोनों साथ घुल मिल रहते थे, सबको स्पष्ट दिख रहा है ना, बच्चा और चूहा दोनों साथ घुल मिल रहते थे, और जैसे ही बच्चा चूहे के पास जाता है घंटे की आवाज की जाती थी, और बच्चा आवाज सुनकर घबराना, आवाज सुनकर क्या होता था, घबराता था। और जब जब बच्चा चूहे के पास जाता है तब तब घंटे की आवाज दी जाती है, और बच्चों को डर लगने लगता था। ठीक है, चूहे जैसे चूहे जैसे सभी चीजों से बच्चे को डर लगना, यानी चूहे जैसे कोई भी वस्तु उसके सामने आई तो उसको डर लगता, इस प्रकार से। ठीक है, कल तो हमने ये देख लिया था, इन्होंने प्रयोग कब किया था, 1913 में हैप्पिकंस विश्वविद्यालय में किया था इन्होंने, 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद का, ठीक है, व्यवहारवाद शब्द इस्तेमाल किया था। वाटसन का प्रमुख कथन था, है ना, हमने कल देख भी लिया था कि 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, हम उसको वकील, डॉक्टर या जहां तक चोर डाकू भी बना सकते हैं। प्रयोग किस पर किया था, तो अपनी पत्नी के साथ बच्चे पर किया था, उनका बच्चे का नाम था अल्बर्ट, वो 11 माह का था। ठीक है, शिक्षण में बिंदु देख लेते हैं कि व्यवहारवादी मुख्य रूप से इस बात पर विश्वास करते हैं कि मानव सीखने की क्रिया से बहुत से रूपों की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकता है, यानी सीखने के दौरान बहुत सी चीजों की व्याख्या भी कर सकता है। जॉन ब्रोड्स वाटसन व्यवहारवाद का जनक कहलाता है। ठीक है, इनका नाम पूरा क्या है, जे बी वाटसन भी कहा जाता है। ठीक है, जॉन ब्रोड्स, ये नाम ध्यान में नहीं आ रहा तो भी, जे बी वाटसन व्यवहारवाद का जनक। वास्तव में व्यवहारवाद का प्रतिपादक इवान पावलोव है, वास्तव में कि यानी वास्तव में व्यवहारवाद का प्रतिपादन इवान पावलोव की जांच के परिणाम पर आधारित है, यानी इनके जांच के परिणाम पर ही ये आधारित है। और इसी प्रकार बालकों में प्रेम व घृणा का विकास होता है, यानी प्रेम भी होता है, घृणा भी होता है, इस प्रकार से। ठीक है, हम पावलोव का भी हम सिद्धांत देखेंगे, व्यवहार जैसे ही है। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में भी सहायता मिलती है, जो कुछ भय है, मानसिक भ्रांतियां है, उसको भी दूर करने में सहायता मिलती है। अब देखते हैं हम वाटसन का देख लिया, अब थार्नडाइक, बी.एफ. स्किनर और पावलोव, इन सब की थ्योरी देख लेते हैं, है ना। तो थार्नडाइक ने एसआर थ्योरी दिया, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है, सिद्धांत दिया। बी.एफ. स्किनर आर.एस. थ्योरी, आर का मतलब हुआ रेनफोर्समेंट, वो जो एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यस का मतलब होता है स्टिमुलेशन, उद्दीपक, थ्योरी। अब हिंदी में इसको आर यानी पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, और स्टिमुलेशन यानी उद्दीपक, इन दोनों का दिया है बी.एफ. स्किनर। इनको आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इन्होंने पुनर्बलन पर जोर दिया, रेनफोर्समेंट पर जोर दिया है। पावलोव, है ना, अभी हमने देखा था व्यवहारवाद, पावलोव एस थ्योरी, इन्होंने स्टिमुलेशन पर दिया है एस थ्योरी। इसको भी देख लेते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। पहले थार्नडाइक का पढ़ लेते हैं, एसआर थ्योरी, स्टिमुलेशन रिस्पांस। तो इन्होंने एसआर थ्योरी दिया है, उद्दीपन प्रस्तुत यानी स्टिमुलेशन प्रस्तुत, प्रभावित होकर अनुक्रिया, यानी अनुक्रिया निरंतर अधिगम प्रभावित। देखिए, तो उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है, स्टिमुलेशन को प्रस्तुत किया जाता है, जो हमारे सामने लक्ष्य आता है, लक्ष्य को देखकर हम प्रभावित होते हैं और अनुक्रिया करने लगते हैं, सिंपल, है ना। लक्ष्य को देखकर हम प्रभावित होकर अनुक्रिया करते हैं। जैसे हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, नेट या जेआरएफ पास करना, है ना, हमारा लक्ष्य है। अब
थ्रू हमें अनुक्रिया करना पड़ेगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। नेट के सिलेबस को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसको पूरा कवर करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, अधिगम हमारा प्रभावित होगा, है ना, हमारा अभ्यास प्रभावित ही होगा ना, एक्चुअल में प्रभावित होगा और हमें जो उद्दीपन है, जो स्टिमुलेशन है, जो हमारा लक्ष्य है, वो प्राप्त होगा। थार्नडाइक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं हम। अमेरिकन वैज्ञानिक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका, है ना, अमेरिकन वैज्ञानिक है। इन्हें पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है, पहले पशु वैज्ञानिक है ना, पशु वैज्ञानिक है, ठीक है। पशु पर सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया है, सबसे पहले पशु पर, इन्होंने थार्नडाइक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक है, प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञानी है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम पशु पर प्रयोग किया है, इन्हें प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान भी कहा गया है। इन्होंने एसआर थ्योरी दी है ना, उद्दीपक अनुक्रिया या स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स। इनका ग्रंथ है शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंट शिक्षा मनोविज्ञान, इनकी किताब का नाम है। इन्होंने मुख्य 2 नियम बताए हैं। कितने? 2 नियम बताए मुख्य, एक है, सॉरी 2 नियम बताए, मुख्य नियम भी बताए और गौण नियम भी बताए हैं। तो मुख्य नियम 3 प्रकार के बताए गए हैं, हम नीचे पढ़ेंगे, और गौण नियम 5 प्रकार के बताए गए हैं। तो फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है मुख्य नियम 3 प्रकार से, हम वो देख लेते हैं। सिद्धांत इनका है प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, के अन्य नाम भी बताए गए हैं। तो इनका जो सिद्धांत है, मुख्य क्वेश्चन में आ सकता है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर क्या होगा आपका? वाटसन ने। अभी हम थर्ड। थार्नडाइक, हाँ गुड, अभी थार्नडाइक ही पढ़ रहे हैं ना। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया लास्ट वाला, प्रयास व त्रुटि, काम करने लग गया। हाँ, सब लोग एक्टिव रहेगा। तो सिद्धांत क्या है? प्रयास व त्रुटि सिद्धांत इन्होंने थार्नडाइक ने दिया, यानी प्रयास करते त्रुटियां होती है ना, हम भी अब पढ़ाई करते करते बहुत से त्रुटियां होती है और हम सुधार लेते हैं, है ना, प्रयास करते करते भूल भूल भी जाते, फिर और सीखते हैं, इस प्रकार से ही सीखा जाता है। इनका जो सिद्धांत के अन्य नाम भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, हमने बोला स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स स्थिर दिया है इन्होंने। प्रयास व त्रुटि, प्रयास करते हैं इनके सिद्धांत में, एसआर थ्योरी दिया है ना, लक्ष्य को देखकर हम अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। तो प्रयास करते हैं, त्रुटि होती है हमसे, ऐसा नहीं कि नहीं होती, त्रुटि होती है। प्रयत्न मूल का सिद्धांत, प्रयत्न करते हैं बार बार, प्रयत्न मूल का सिद्धांत एक ही बात है, ठीक है, सबका अन्य नाम ही है। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंध अनुबंधन, उनका जो उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध है ना, संबंधवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत भी है, संयोजनता और आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सारे नाम बताए गए हैं। तो प्रयास और त्रुटि ये मेन आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है, यहाँ से भी पूछ सकता है कौन सी सिद्धांत दिया है, तो इन सबको भी ध्यान रखना है। इनके मुख्य जो नियम है वो देख लेते हैं। तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम, इसको कैसे समझते देख लीजिएगा। अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, है ना, नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले हो तो है ना। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, देखिए हमारे योग सूत्र में बताया गया है ना, सतुद्र काल निरंतर सत्कार आसीवित दृढ़ भूमि, है ना। तो हमें अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है, तभी हम दृढ़ भूमि आएंगे, है ना। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज, हमें हर रोज अभ्यास करते रहना है। तत्परता का नियम, तभी सीखेंगे ना चीजें, हम अभ्यास करेंगे तो तभी दृढ़ होगा, है ना। तत्परता का नियम यानी जो हमारा जो उद्दीपक था, है ना, उसके करीब जाएंगे, हम अभ्यास करेंगे। तत्परता का नियम यानी तत्पर, अब हमारा एग्जाम आया है ना, एग्जाम की अब डेट आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो एग्जाम आया है, यानी पहले भी डेट दिया है ना 6 दिसंबर, तो एग्जाम आ गए थे, यानी तत्पर हो गए अब हम एग्जाम देने के लिए। अब हम अभ्यास कर रहे थे, है ना, नेट का अभ्यास कर रहे थे, अब तत्पर हो गए हैं एग्जाम देने के लिए।
अब एग्जाम पास होंगे या फेल होंगे, यानी प्रभाव या परिणाम, उसका जो परिणाम निकलेगा, परिणाम का नियम बताया गया। यानी पास होंगे तो पॉजिटिव परिणाम हो सकता है ना, और फेल होंगे तो निगेटिव परिणाम हो सकता है। दोनों हो सकते हैं, प्रभाव में दोनों चीज आ सकती है, एक तो पॉजिटिव और निगेटिव। समझ में आ गया सबको? एकदम सिंपल था, थंब कर लीजिएगा। सोनिका जी, शेजल जी, आरती जी, सब लोग, गुलशन जी, अजय जी, उर्मिला जी, शालिनी जी, सनातन जी। आज अमित जी नहीं आए क्या? मीना जी, नेहा जी, सोनू जी। ओके, चलिए। गौण नियम उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस गौण नियम 5 प्रकार के होते हैं, इतना ध्यान भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। गौण नियम कितने बताए गए? 5 प्रकार। बहुप्रतिक्रिया, बहुप्रतिक्रिया होती है, आंशिक क्रिया भी होती है, आत्मीकरण और सहचर्या, साहचर्य स्थापित करना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये 3 मुख्य नियम। क्या? हाँ बोलिए। गौण नियम गौण का यानी मतलब क्या है सर? गौण यानी ये जो मुख्य है, ठीक है। अब ये मेन हुआ, अब उससे जैसे छोटे। बोलते ना छोटे, हाँ, जैसे हम सब बोलते ना डिवीजन। अध्याय, हाँ, सब डिवीजन, हाँ, सब अच्छा अच्छा। डिवीजन, सब डिवीजन। गोड़ भी बोलते हैं ना, गोड़, गोड़ भी बोलते हैं। हाँ, तो इन्होंने देखिए मतलब प्रयोग वो बिल्ली पर तीन किया है। पहले तीन वो पहले जो स्पेशल थे उससे छोटे, मतलब उससे हाँ, नीचे वो बिल्कुल। 5 और। जैसे हम उपभाग बोलते हैं ना, एक मुख्य भाग और उपभाग, है ना। चलो, तो इन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो बिल्ली पर किया है, ठीक है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, तो बिल्ली पर प्रयोग किया, तो महत्वपूर्ण क्या है हमें? भूखी बिल्ली है। बिल्ली, बिल्ली कैसी है? भूखी बिल्ली है। उद्दीपक, मूर्त मछली, उसको क्या चाहिए? अब खाना चाहिए, ये उद्दीपक हुआ, यानी स्टिमुलेशन हुआ, है ना। अनुक्रिया करता कौन है? बिल्ली है। अब वो क्रिया करेगी ना, उद्दीपक चाहिए उसको, स्टिमुलेशन चाहिए उसको, लक्ष्य चाहिए उसको, भूख लगी है उसको, मछली चाहिए उसको, खाना चाहिए, है ना। अनुबंधन यानी क्रिया सीख लेता है, अनुबंधन यानी क्रिया सीख लेता है अभी वो। जब क्रिया सीख लेगा तो उसी तरीके से वो व्यवहार करने लगेगा, सिंपल सी बात है ना। देख लेते हैं आप, एक बॉक्स है, यहाँ पर डायग्राम से हम समझ लेते हैं। समस्या बॉक्स है ना, बॉक्स से एक यहाँ पर दरवाजा लगा हुआ है साइड में, यहाँ पर एक चटक्कनी दी है ना। इसको लीवर भी बोलते हैं ना, दबाने का, ठीक है, पंजा वाला, ठीक है, चटक्कनी। और ये बिल्ली है, और यहाँ पर मांस रखा हुआ है। अब ये बिल्ली उस चटक्कनी पर पैर रखेगी तो ये क्या होगा? दरवाजा खुलेगा। जब दरवाजा खुलेगा तो ये मांस, ये जो मछली है, मूर्त मछली, वो उसको खाने के लिए मिलेगी बिल्ली, ठीक है। अब ये जो दबाने वाला है, ठीक है, वो अच्छे से नहीं दबेगा या उल्टा दबेगा तो उसको चोट लगेगी, है ना। यानी उसको भूल भी हो रही है, मतलब उसके साथ त्रुटि भी हो रही है और उसको खाना भी मिल रहा है ना। अच्छे से दबाएगी वो, अच्छे से व्यवहार करेगी, अच्छे से उसका अनुक्रिया करेगी, यानी रिस्पॉन्स करेगी, तो उसको जो स्टिमुलेशन है, जो उद्दीपक है मछली, वो मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या करती है? अब उसको कुछ नहीं पता, वो अनुक्रिया कर रही है बॉक्स के अंदर, है ना। अब उसको भूख लगी है, इधर उधर भटक रही है, बहुत सारे अनुक्रिया कर रही है इधर उधर, है ना। अब उसका पैर पड़ जाता है एक चटकनी पर, और दरवाजा जैसे खुलता है, मछली उसको खाने के लिए मिलती है। जब मछली खाने के लिए मिलेगा तो उसको लगा उसकी उस चटकनी पर हम पैर रखेंगे तो हमें मछली खाने के लिए मिलेगा, है ना। नहीं, उसको भूख लगे तो उसको भोजन मिल जाएगा। तो फिर उसी तरीके से व्यवहार करती है वो, उसी को बोला जाता है अनुबंधन, ठीक है। उद्दीपक, स्टिमुलेशन, सॉरी, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच वाला जो है वो अनुबंधन कहलाता है, यही व्यवहार है, ठीक है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी बोला जाता है इसको। प्रयत्न कर रहे हैं, भूल भी जाते हैं, कुछ त्रुटियां भी होती हैं। मन बुद्धि वाले व्यक्ति को ये थार्नडाइक का सिद्धांत बहुत आवश्यक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन में आता है, ठीक है। मन बुद्धि वाले व्यक्तियों को किसका सिद्धांत आवश्यक है? तो थार्नडाइक का, है ना।
अब बिल्ली मंदबुद्धि समझ लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे, तो वो क्रिया कर रही है और क्रिया में उसको सफलता मिली है, तो वो उसी तरीके से व्यवहार करेगी, ठीक है। इसलिए मन बुद्धि वाले व्यक्ति को थॉर्नडाइक का सिद्धांत आवश्यक है। कक्षा में उपयोगिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, यानी कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, क्योंकि उसको ध्यान में आए, वो चीज कंफर्म हो जाए, है ना। बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है, तो बच्चे से त्रुटि हो जाती है, गलतियां हो जाती है, गलतियां किससे नहीं होती, बड़े से भी होती है ना, तो बच्चों से क्यों नहीं होती। तो बच्चों से त्रुटियां होती है, संभव ही है, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीख लेता है, शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीख लेता है, यानी बार बार प्रयास करता है तो शुद्ध उच्चारण सीख लेता है। बच्चा धीमी गति से सीखता है, बच्चा किस गति से सीखता है, तो धीमी गति से सीखता है, धीरे धीरे सीखता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। इतना सबको समझ में आ गया। दोबारा बताइए भाई सर, थोड़ा सा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हाँ पूछिए, बिल्कुल बिल्कुल दोबारा पूछिए, अभी पूछिए। हाँ, वो आप कहे थे ना बिल्ली वाला बच्चे वाला वाक्य है, वो कौन सा सिद्धांत बताया आपने? आप वो कहे एक थे ना चूहा जैसे और बच्चे वाला बताया था, वो वाटसन का था ना। अब वो तो समझ में आ गया, उसके बाद दूसरा। अब यहाँ पर, अच्छा ये बिल्ली वाला थॉर्नडाइक वाला, हाँ हाँ हाँ, ये ये ना, जी। फिर से बताओ, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा भी एग्जांपल दे देते सबका, है ना। देखो ये एक समस्या बॉक्स है, इसके अंदर एक बिल्ली है, अनुक्रिया करता, जैसे हम लोग भी अनुक्रिया करता है, ठीक है, हम लोग भी अनुक्रिया करते हैं फॉर एग्जाम्पल। दोनों एग्जाम्पल इसमें मिक्स करेंगे। ये दरवाजा इस साइड में लगा हुआ, यहाँ पर एक चटकनी है दरवाजा खोलने की, ठीक? और ये बिल्ली है, और यहाँ पर मूर्त मछली रखी गई है, मांस रखा गया है, खाने के लिए उसको भोजन रखा गया है। अब ये बिल्ली अनुक्रिया कर रही है बॉक्स के अंदर, जैसे ही अनुक्रिया करती है उसका पैर उस चटकनी पर पड़ता है, जैसे चटकनी पर पड़ता है दरवाजा खुलता है और मांस अंदर आ जाता है, ठीक है, तो उसको मांस खाने के लिए मिलता है, यानी मूर्त मछली खाने के लिए मिलता है। अब उसकी भूख मिट गई, खाने के लिए मिला, तो वो क्या करेगी, फिर से प्रयास करेगी, और भूख लगेगी तो वो फिर से प्रयास करेगी ना, और खाना मिलेगा, तो उसी प्रकार से वो प्रयास करते रहेगी। कभी कभार वो जो चटकनी है उल्टी भी पड़ जाती है, तो उसको चोट भी लग सकता है, यानी त्रुटि हो गई, हमसे भूल हो गई, है ना। अच्छे से पड़ी, उस वो जो पंजा दे रही है वो चटकनी पर अच्छे से पैर पड़ा, ठीक है, तो उसको खाना मिल रहा है, हाँ अब खाना मिल रहा है, तो इसी तरीके से हमें पैर लगाना चाहिए, तो वो फिर सीख लेती है बिल्ली कि हमें किस प्रकार से पैर रखना है उस चटकनी पर, तो हमें खाना मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो एग्जाम है, हमारे लिए जो नेट का पेपर है, वो हमारे लिए क्या है, उद्दीपक है, हमारे लिए लक्ष्य है, और हम अनुक्रिया करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जो नेट का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके जो अंडर जो मटेरियल बताया गया है ना, उन सारे ग्रंथों को हम पढ़ेंगे अच्छे से, यानी अभ्यास बार बार करेंगे, हमें हमसे त्रुटियां भी हो सकती हैं। अच्छे से पढ़ लेने के बाद हम उस पर अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, हम एग्जाम एग्जाम देंगे, यानी तत्पर हो गए एग्जाम देने के लिए। जब हम एग्जाम देंगे, या पास होंगे या फेल होंगे, पास होंगे तो हमारा अभ्यास क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, है ना। फेल होंगे तो ये जो प्रभाव का भी नियम बताया गया है ना, प्रभाव में दोनों भी आते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, तो फेल हो गए, ठीक। तो हम, ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। अब हम बीएफ स्किनर को पढ़ेंगे, आरएस थ्योरी दिया इन्होंने, इसी तरीके से थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इन्होंने भी व्यवहार के लिए बताया गया है, इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इनका जो सिद्धांत है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, इन्होंने जो आर एस थ्योरी दिया है ना, ये आर का मतलब होता है, इसको हम बोलेंगे रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये पॉजिटिव भी निगेटिव भी हो सकता है, और यस का मतलब होता है स्टिमुलेशन। इन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रस्तुत यानी सिंपल सी बात है, जो कुछ हम रोज दिनचर्या, जो कुछ हम दिनचर्या में एक्टिविटी करते रहते हैं, है ना, उसको बोला जाता है क्रिया प्रस्तुत। जो कुछ हम क्रिया करते हैं दिनचर्या में, हमारे जो दिनचर्या में, ठीक है, अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत।
यह सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब थार्नडाइक का प्रभाव का नियम तो आपने देख लिया, उसमें क्या था, जब रिजल्ट मिलता है पहले अभ्यास किए हम, उस पे तत्पर हो गए है ना, तत्परता एग्जाम की देने के लिए तत्पर हो गए, प्रभाव मिलेगा, परिणाम मिल रहा है, यानी हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए ये प्रभाव के नियम पर आधारित है। यानी रेनफोर्समेंट जो हम देखते हैं उसमें भी पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, ठीक है, प्रभाव में उसको क्या सफलता मिल रही है, परिणाम उसका क्या है, तो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, यह कंसेप्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। बीएफ स्किनर के बारे में देखते हैं, तो बीएफ स्किनर 1948 अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं, 1948 के 48 में अमेरिका के अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, प्रोफेसर भी थे। इन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय तो फेमस है ना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे स्किनर जी, स्किनर महोदय। अभिप्रेरणा सर्वोत्तम राजमार्ग है बताया गया, मोटिवेशन सर्वोत्तम राजमार्ग बताया गया है। इन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रस्तुत क्रिया करते हैं अनुबंधन होता है। आर टाइप कहा जाता है, आर टाइप थेरेपी, यानी इन्होंने पुनर्बलम पर ज्यादा जोर दिया है, पुनर्बलन का प्रयोग किया है इन्होंने, ठीक है। अब पुनर्बलन के जो जनक बोलेंगे तो वो अलग है, ठीक है, हम हल है, हल वो बताएंगे आपको, ठीक है, क्लार्क हल है पुनर्बलन, ठीक है। स्किनर ने पुनर्बलन पर बल दिया है, यानी इसका प्रयोग किया है, पुनर्बलन का क्या किया है, प्रयोग किया है। और इनके जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया है इन्होंने क्लार्क हल ने दिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो क्लार्क हल। अब इसमें पुनर्बलन में क्या है, बल चीज है ना, बल, तो बल लगाएंगे तो हल चलेगा, है ना, बल लगाएंगे तो क्या चलेगा, हल चलेगा, यानी खेत में जो हल चलाया जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रहेगा, बल, तो बल लगाएंगे तो हल चलेगा, यानी खेत में जो हल चलाया जाता है खेती करने के लिए, इससे आपको याद रहेगा क्लार्क हल, CL हल, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है इन्होंने। अब पुनर्बलन में भी दो चीजें आती हैं, अरे पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। पुनर्बलन ये जो रेनफोर्समेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, इसको भी समझ लेंगे। जैसे कि दंड भी हो सकता है, दंड कैसा हो सकता है, पनिशमेंट, जो पनिशमेंट होता है पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। प्रयोग किस पर किया है, तो चूहा और कबूतर पर, तो दो चीजें ध्यान देना है। बीएफ स्किनर ने प्रयोग किस पर किया है, तो एक तो चूहे पर और दूसरा कबूतर पर। ज्यादा मान्यता चूहे पर है, ज्यादा जो मान्यता है चूहे पर है, ठीक है। अनुक्रियाकर्ता कौन है, चूहा है, अनुक्रियाकर्ता चूहा है, रिस्पॉन्स करता चूहा है। पुनर्बलन भोजन है, रेनफोर्समेंट वो ये क्या है, भोजन है। हम ऊपर देखा था थार्नडाइक में, तो वो पुनर्बलन पे जगह पर क्या था, स्टिमुलेशन, ठीक है। यहाँ पर पुनर्बलन है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। पुनर्बलन क्या है, भोजन है। एक बटन दबना खाना मिलना और दूसरा बटन दबना करंट लगना, इस प्रकार से इन्होंने प्रयोग बताया गया है। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रही होगी, यहाँ पर एक स्पीकर दिया है, यहाँ पर सिग्नल लाइट भी दिया है, दो लाइट दिया है, एक तो रेड और एक हरा, है ना। यहाँ पर लीवर यानी ये जो दबाने वाला जो हम चिप हमने अभी देखा था ना, इसमें क्या देखा था, चटकन है, वो लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, लीवर, ठीक है। ये लीवर दिया है और यहाँ पे जो डिस्पोंसर ट्यूब दिया है, यहाँ पर ट्यूब है, यहाँ पर फूड कप है, ठीक है, यहाँ से भोजन जाता है ये फूड कप से, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल गर्ड है, ठीक है, यहाँ से करंट लगता है, और यहाँ पर 2 शॉक जनरेटर, ठीक है, यहाँ पर जनरेटर भी दिया, वायर भी है, इसमें जनरेटर दिया, ठीक है। देखिए अभी इसमें तो उसी तरीके से है, जब ये चूहा है ना रेड बटन पर उसका बटन यानी लीवर दबाता है रेड बटन के साइड में, तो उसको करंट लगता है, और हरे बटन के साइड में उसको क्या मिलता है, भोजन मिलता है, फूड, ठीक है। तो ये पुनर्बलन दो प्रकार से है, यही पुनर्बलन है, हरा और ग्रीन, सिंपल सी बात, ठीक है।
तो ग्रीन पुनर्बलन कैसा होता है बताइए। अभी हमने बताया ग्रीन उसको पॉजिटिव दबाने से पॉजिटिव। उसको करंट नहीं पता मिलता मिलता है। है। हाँ पॉजिटिव। गुड। तो ग्रीन ये पॉजिटिव और रेड ये निगेटिव, तो दोनों प्रकार का पुनर्बलन है। तो जब उन्होंने ग्रीन पर दबाया तो उसको भोजन मिला, ठीक है। अब जो रेड पर दबा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, करंट लग रहा है। तो करंट लग रहा है यानी उसको उसके साथ बुरा हो रहा है ना, उसको तकलीफ हो रही है ना, तो फिर से वो क्यों करेगा, फिर से तो रेड पर बटन नहीं दबाएगा। एक दो बार हो जाता है गलती, है ना, 2 3 बार 5 बार 6 बार हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर वो नहीं दबाएगा, फिर हरे पर दबाएगा यानी सकारात्मक उसको खाना मिलता जाएगा। इस प्रकार से एक पॉजिटिव भी होता है, एक निगेटिव में होता है, हमारे व्यवहार में होता है ना, हमारे नेचर में भी होता है पॉजिटिव निगेटिव। इस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया है चूहे पर, और एक कबूतर भी किया है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल है, कबूतर को भी रखा गया था इसी बॉक्स में, ठीक, इस तरीके से बॉक्स में रखा गया था, और उसी तरीके से बटन, एक बटन दबने पर करंट लगता था और एक बटन दबने पर उसको खाना मिल यानी भोजन मिलता था उसको, ठीक है। इस तरीके से, है ना, कबूतर को समझ में आ गया, एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग समझ में आ गया बीएफ स्किनर जी का। जी सब लोग थम कर लीजिएगा। पुनर्बलन रेनफोर्समेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होता है, दंड जो होता है वो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है ना। देखो पुनर्बलन सकारात्मक देख लेते हैं, पुनर्बलन सकारात्मक है। तो अभी तो हमने आपको अच्छे से बता भी दिया है ना, आप फिर से भी समझ सकते हो। पुरस्कार देना बच्चे से, बच्चे ने जो जब स्कूल में ज्यादा नंबर लिया तो, है ना, तो पुरस्कार कैसे देते हैं, जब जब स्कूल में ज्यादा नंबर आ जाता है बच्चों का, यानी वो क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। जब अभ्यास कर लिया, सक्सेस हो गया, पास हो गया, अच्छे नंबर मार दिया, तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, यही पुनर्बलन है। फिर से मेहनत करेगा वो, है ना, अब 10वीं में नंबर आ गया, उसको पुरस्कार मिला अच्छे से, अब 12वीं में नंबर मारेगा। पुनर्बलन नकारात्मक, अब नकारात्मक देखिएगा, तो जैसे वो चूहा जैसे उस बटन पर दिया था, रेड बटन पर उसका पैर पड़ा था तो उसको करंट लग गया था, है ना, नकारात्मक था, तो उसको छोड़ेगा वो। तो वही उसी तरीके से पुनर्बलन नकारात्मक क्या होगा कि त्रुटियों को निकालना, अधिगम प्रक्रिया बढ़ेगी, यानी हमारे अधिगम के प्रक्रिया में जो कुछ त्रुटि आएंगी उसको हमें अलग करना है, यानी उसको दूर करना है। जब दूर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, है ना उसका। पुनर्बलन नकारात्मक यानी त्रुटियों को निकालना, अधिगम से प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया बढ़ेगी। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी आता है ये क्वेश्चन। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल्क ने दिया है। इन्होंने जो बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष बताया है, जो विशेष बॉक्स का नाम है, जो बॉक्स बताया था ना, चूहे को पिंजरे में रखा गया था, जो पिंजरा था वो बॉक्स था, उसका नाम क्या था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष। जहां पर क्रिया हो रही है और अनुबंधन कक्ष यानी वो क्रिया सीख रहा है, पुनर्बलन पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, उसको खाना मिल रहा है, अनुबंधित हो रहा है, यानी क्रिया सीख रहा है वो वहां पर, ठीक है। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष है। तो उस ये किसने दिया था, अनुबंधन बीएफ को सर स्किनर ने दिया अगर था। प्रयास प्रयास कहा जाए तो इजी लगता है सर, कि प्रयास कर रहा है, अनुबंधन प्रयास करना, कोशिश करता है। नहीं नहीं नहीं, अनुबंधन देखिए प्रयास करना नहीं बोल सकते। हाँ देखिए, हाँ एक प्रकार से अनुबंध बोल तो सकते हैं, लेकिन कड़ी देखिए हुई ना। प्रयास कर लिया, उसकी बीच वाली कड़ी है, मतलब वो सीख लिया क्रिया, क्रिया जब सीख लिया, दोनों के बीच का जो बांड होता है, जैसे स्टिमुलेशन और अनुक्रिया के बीच वाला जो बांड होता है, ठीक है, उसको अनुबंधन कहा जाता है। फिर से वो प्रक्रिया करेगा, है ना, उसी तरीके से प्रक्रिया करेगा। प्रयास बोलोगे तो एकदम स्टार्टिंग का शब्द हो जाएगा, है ना, हम प्रयास कर रहे हैं, स्टार्टिंग का शब्द। तो जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष स्किनर ने दिया है, उस कक्ष का नाम स्किनर बॉक्स नाम दिया है उनके शिष्यों ने। जब उनके मरने के बाद, बीएफ स्किनर के जाने के बाद, उनके जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष का नाम क्या दिया था, स्किनर बॉक्स।
स्किनर के सिद्धांतों के क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है, इनकी क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। यानी विश्लेषण, एक प्रकार से विश्लेषण प्रक्रिया, संश्लेषण और विश्लेषण, तो छोटे छोटे पदों में विभाजित करना यानी विश्लेषण करना। शिक्षा में महत्व देखते हैं तो शब्द भंडार में वृद्धि होती है, बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है और वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जा सकता है। कार्य में सफलता, संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। ये जो संतोष प्राप्त मिलने के बाद क्रिया को बल प्रदान करता है ना, फिर से हम क्रिया करने लगते हैं। पुनर्बलन का बल मिलता है, यानी पुनर्बलन का हमें बल मिलता है पुरस्कार मिलने के बाद, और फिर से बल मिलता है हमें, है ना, और क्रिया करने का अधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हमारे क्रिया को बल प्राप्त होगा। इसको भी हम खत्म करें। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी कोई डाउट रहा तो पूछ सकते हो। एक पावलोव का भी देख लेते हैं हम और खत्म करते हैं, है ना, क्लास को। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। पावलोव ने एस थ्योरी दी है, स्टिमुलेशन। इनका ये पिक्चर है पावलोव जी का। इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये रशियन वैज्ञानिक अनुकूलित यानी इंग्लिश में क्या है, एडाप्टेशंस। ठीक है, एडाप्टेशंस यानी सामंजस्य, सुधार या समन्वय भी कहा जाता है। ठीक है, सुधार, समन्वय, सामंजस्य से हम अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये कहा के है तो रशियन के वैज्ञानिक हैं, पावलोव जी रशियन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोग किया है कुत्ते के ऊपर। इस पर प्रयोग किया है तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया है। अनुक्रिया, अनुक्रिया करता यानी अनुक्रिया और उद्दीपक इक्वल टू अनुबंधन होता है, यानी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, स्टिमुलेशन इक्वल टू अनुबंधन। ठीक है, अनुबंधन का जनक, देखिए पावलोव जी को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। पावलोव जी को अनुबंधन का जनक कहा जाता है और 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, वो पाचन पर। एकमात्र ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, एकमात्र थे ये, 1904 में नोबेल पुरस्कार पाचन पर मिला था। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया। ये जो डॉग वाला जो दिया है ना, उन्होंने कुत्ते पर शोध, ठीक है, ये पाचन पर ही किया था, पाचन क्रिया पर शोध किया था। क्रिया करके प्राणी किसी उद्दीपक यानी लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहा जाता है। जब प्राप्त कर लेता है उसे अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है, उर्मिला जी? हाँ जी सर। प्राणी के लिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है? उद्दीपक होता है, स्टिमुलेशन। तो एस थ्योरी बोला जाता है पावलोव को। और आर थ्योरी किसको बोला जाता है? आर थ्योरी किसने दिया था? स्किनर। हाँ, बीएफ स्किनर ने। और एस आर स्किनर का। आर एस और एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। गार्डन। पावलोव सिद्धांत के नाम भी हम देखते हैं तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये तो मेन है, और इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी अनुबंधन का इन्होंने सिद्धांत दिया, इनके जनक थे अनुबंधन के। ठीक है, तो अनुबंधन शब्द आ जाएगा ना तो एकदम आप इन पर पावलोव जी पर फोकस रखिएगा। ठीक है, अनुबंधन सिद्धांत दिया इन्होंने। अनुकूलित सामंजस्य, है ना, अनुकूलित का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया है, यही ऊपर दिखा रखा भी दिया है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्लासिकल थियरी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिकल थियरी एक ही पर्यायवाची है सभी। ठीक है, क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो सारे शब्द यहाँ पर यूज किए गए हैं। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत भी कहा जाता है, प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस प्रकार की थ्योरी दी है पावलोव जी ने।
पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। तो अपने सिद्धांत का आधार क्या माना है? अनुबंधन को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित हो जाता है। तो अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, देखिए, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच में क्या हो रहा है? साहचर्य स्थापित हो रहा है। पावलोव के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशन भी कहा जाता है। उन्होंने प्रयोग किया है कुत्ते के ऊपर। ये यहां से समझ लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग को ये डायग्राम दिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अनकंडीशन स्टिमुलेशन, अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। अनकंडीशन स्टिमुलेशन, भोजन ऑलरेडी वो देख रहा है, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्वाभाविक है, मतलब अनस्वाभाविक, ठीक है। लार गिर रही है, ठीक है। नेचर, घंटा बज रहा है, कुछ नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। घंटा और फूड भी है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और कंडीशन रिस्पॉन्स का पता है, जब घंटा ही है सिर्फ और कुत्ते के मुंह से लार टिपक रही है, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से देख लेते हैं, आपको डायग्राम दिखाया, फिर से बताऊंगा। देखिए, प्रयोग किस पर किया है? कुत्ते के ऊपर। जब भोजन सामने दिया जाता है, भोजन यानी क्या होता है? ये उद्दीपक होता है, तो ये स्वाभाविक उद्दीपक हुआ उसका लक्ष्य। तो भोजन सामने है तो लार निकलेगा, तो स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, है ना। तो स्वाभाविक उसकी लार निकलेगी भोजन देखकर। ये पॉइंट समझ में आ गई। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर का, जब घंटी बजाई जाती है, यानी कृत्रिम उद्दीपक दे रहे, घंटी भी साथ में बजा मतलब बजा रहे हैं भोजन के साथ, ठीक है। यानी कृत्रिम उद्दीपक, आर्टिफिशियल है ना, कृत्रिम उद्दीपक अस्वाभाविक है, ठीक है। ये तो उसके साथ भोजन भी दे रहा है, उसके साथ क्या है? घंटी के साथ, घंटी कृत्रिम उद्दीपक है, इसके साथ भोजन भी दिया जा रहा है। ये स्वाभाविक उद्दीपक, यानी लार फिर से गिरेगा, भोजन भी साथ में है। घंटी की आवाज आई, भोजन दिया, फिर से घंटी की आवाज आई, भोजन दिया। इसलिए हफ्ता भर चल ही रहा है उसका काम। घंटी की आवाज दी, भोजन है, मतलब उसको लगता है कि अब घंटी की आवाज आई मतलब भोजन खाने के लिए मिल जाएगा मुझे आराम से, है ना। तो अब एक बार क्या हुआ, तीसरी स्टेप में घंटी कृत्रिम उद्दीपक, घंटी ही दिया गया, ठीक है। एक हफ्ते के बाद फिर भी उसके मुंह से लार निकलना चालू होगी, क्योंकि उसको क्या लगा, अब घंटी दिया मतलब भोजन आएगा, है ना। तो कृत्रिम उद्दीपक जो तीसरी स्टेप में, उसके मुंह से अपने आप लार निकलने लगी। भोजन सामने भी नहीं था, फिर भी लार निकलने गई, ठीक है। यानी जिस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे उस प्रकार से हमारा स्वभाव बनता जाएगा, है ना। हम उस तरीके से कंडीशन करते जाएंगे, है ना, उस तरीके से हम अनुक्रिया करते जाएंगे। यूसीएस यानी अनकंडीशन स्टिमुलेशन, भोजन, कुत्ता, और यूसीआर, ठीक है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी लार स्वाभाविक रूप से क्रिया, है ना, लार गिरना स्वाभाविक रूप से। फिर कंडीशन स्टिमुलेशन, घंटी, और फिर यूसीएस यानी अनकंडीशन स्टिमुलेशन प्लस, ठीक है, कुत्ता, और यूसीआर यानी स्वाभाविक क्रिया। इसमें भी स्वाभाविक पूरी क्रिया हो रही है। इसमें बस क्या हो रहा है कि सीएस यानी स्टिमुलेशन, कंडीशन स्टिमुलेशन यानी ये जो घंटी दी जा रही है, लेकिन कुत्ते ने क्या हुआ, कितने रिस्पांस किया है, कंडीशन रिस्पांस, स्वाभाविक क्रिया, ठीक है। तो स्वाभाविक क्रिया नहीं, अस्वाभाविक क्रिया है, अपने आप लार गिर रही है उसकी। घंटी और भोजन के समय में अंतर जो होता है वो 2-4 सेकंड का होना चाहिए बीच, और भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। भोजन भी ऐसा नहीं हो कि उसको पसंद का ही नहीं है ना, बस घंटी बजा रहे हो, तो भोजन भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो उसके मुंह से लार भी आएगी, है ना, उसका मजा आएगा खाने में। देखो, नोट कर लीजिएगा, पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक क्रिया है तथा घंटी के अनुकूलित अनुबंधित अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। अस्वाभाविक, घंटी आने से उनका अस्वाभाविक क्रिया हो रही है उनके साथ। पावलोव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता है तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ भी अनुबंधन कर लेता है। जैसे पावलोव के अनुसार व्यक्ति किसी भी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य करता है
अनु क्रिया करता है तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ भी अनुबंध कर लेता है ना। हमने पिछली बार एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि अलार्म वाला है ना, 4 बजे वाला। जब अलार्म लगाते हैं, अलार्म बज गए, 4 बजे उठ रहे हैं, फिर से अलार्म बज रहा है, 4 बजे उठ रहे हैं, एक हफ्ता हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब अलार्म नहीं भी बजेगा ना तो भी उसी टाइम पर हम उठ रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप क्रिया होगी। ये डायग्राम है, यहाँ पर स्वाभाविक लार गिर रही है, पहले इसमें, दूसरे इसमें घंटी दे रहा है, लेकिन इसमें नहीं, मतलब एकदम सिंपल, पहले स्टेज में तो कुछ नहीं रिस्पॉन्स। अब इसमें घंटी और भोजन भी है तीसरे स्टेप में, तो घंटी और भोजन है तो लार तो निकलेगी, और इसमें अब भोजन दिया नहीं जा रहा, ठीक है। पहले प्रयास किया गया 1 हफ्ता, उसके बाद फिर घंटी बजाई और लार अपने आप निकल गई, अस्वाभाविक। शैक्षिक उपयोगिता देख लेते हैं, इसमें क्या क्या शैक्षिक उपयोगिता है। इसमें शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। जो शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति क्या करना चाहिए, अनुबंधन करना चाहिए, यानी बच्चों को जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हो उसके साथ वो कनेक्ट करना चाहिए, है ना। यानी ये क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 हम सीक्वेंस में बोलते हैं ना, क्रम वाइज, है ना, क्रम में अनुबंधन का निर्माण किया जा सकता है। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। अच्छे व्यवहार सीखने के लिए इस प्रयोग का हमें लाभ मिल सकता है, इनके जो सिद्धांत का हमें लाभ मिल सकता है। अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। बच्चों में क्या किया जा सकता है, अनुशासन लाया जा सकता है। बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा भी मिल जाता है। इस प्रकार से शिक्षण में भी महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर टीचिंग एप्टीट्यूड में, फर्स्ट यूनिट में। अब हम एक व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी हम कल देखेंगे, है ना, इनके बारे में किन किन साइकोलॉजिस्ट ने कहा है व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है, इनका हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने व्यवहारवाद में हमने वाटसन जी का पढ़ा, फिर उसके बाद थार्नाडाइक, बेब स्किनर और पावलव, है ना, इन सबका पढ़ लिया। सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।